Hello friends, last we have discussed about the radioactivity, equation for the radioactivity. Then after also we have derived the equation for the half-life and mean life. And there is a relation between half-life with decay constant, mean life with decay constant. Then once again, just remember the equation for the radioactivity. Then equation for the radioactivity, the N is equal to N naught E raised to minus lambda T. And using this equation, we have derived the relation between half-life and decay constant. That is, tau half is equal to 0.693 upon lambda. And the mean life is inverse of decay constant. The mean life tau is equal to 1 upon lambda. तो ये इक्वेशंस तुम्हें याद रखनी है। चलो आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तब अगर हम सोचिए कि अल्फा डीके, तो रेडियो एक्टिविटी पार्ट में हमने बोल रखा है कि जो भी न्यूक्लियस है हमारा, उसके अंदर से एज ए स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। मतलब जो भी हमारा एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 85 कॉल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब जो भी ऐसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, दे एमिट्स द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस बाय इट्स ओन, वो अपने आप ही अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं। अब वो रेडिएशन में क्या क्या होगा, तो अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, बीटा डीके मींस बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे, और गामा डीके मतलब गामा रेडिएशंस निकलेंगे। तो अल्फा एंड बीटा आर द पार्टिकल्स, गामा रेडिएशन मींस as a high energetic photons and gamma radiation is chargeless, because हमने आगे भी पढ़ रखा है कि photon is chargeless। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा दो टाइप के होते हैं, बीटा नेगेटिव भी होगा और बीटा पॉजिटिव भी होगा। उसका भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन कर रखा है। आज हमें इसका पूरा डिटेल में करना है। तब अगर हम सोचें कि चलो ये कोई भी हमारा न्यूक्लियस है, और मतलब हमारा एलिमेंट मतलब सब्सटेंस है कोई भी, यूरेनियम ले लो। अब जो भी यूरेनियम है, सपोज 1 मोल सब्सटेंस है हमारे पास, तो 1 मोल के अंदर हमें पता है कि उसके अंदर न्यूक्लियाई मतलब एटम्स कितने होंगे, तो 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, मतलब 10⁻23 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर देयर, जिसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट नंबर मतलब N नॉट। अब रेडियो एक्टिविटी की स्टडी ऐसे बोलती है, उसका जो भी स्टडी है और जो भी उसके बाद उसका कंक्लूजन आया है, वो ऐसा है कि ऑल न्यूक्लियाई डू नॉट एमिट रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली। मतलब ये जितने भी है N नॉट इनिशियल, जो हमने 1 मोल के अंदर बोल दिया कि 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर देयर, तो वो सभी जो है वो एक साथ रेडिएशंस मतलब सभी में से एक साथ अल्फा पार्टिकल्स नहीं निकल जाएगा, बीटा पार्टिकल एक साथ नहीं निकलेगा, रेडिएशंस गामा रेडिएशंस नहीं निकलेंगे। और उसी के हिसाब से हमने उसका हाफ लाइफ और मीन लाइफ बोल रखा है, कि हमने बोला है कि हाफ लाइफ से रिलेटेड बोला कि द टाइम ड्यूरेशन इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिड्यूस टू हाफ। इसका मतलब कि ये जो N नॉट है 10⁻23 है, और उसमें से सिर्फ ये हाफ ही हो रहा है, बाकी जो हाफ है वो तो अनडीके ही है। उसमें से हाफ डीके होने के लिए वापस उतना ही टाइम लगेगा। तो ये जो स्टडी है उससे रिलेटेड ये कंक्लूजन हुआ कि ऑल न्यूक्लियाई डू नॉट एमिट
सभी न्यूक्लियस में से एक साथ अल्फा पार्टिकल्स नहीं निकल जाते, ऐसे स्टेप वाइज निकलेंगे। तो चलो अब जो भी अल्फा डीके से रिलेटेड अगर हम सोचे तो अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल्स निकला। तो अल्फा पार्टिकल्स मतलब हमने क्या बोला, इट इज हीलियम न्यूक्लियस, इट इज हीलियम न्यूक्लियस। इसका मतलब अगर कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज होगा और एटॉमिक मास नंबर मतलब 4 डिक्रीज होगा। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इसका मतलब उसमें से 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तुम बोलो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स अल्फा पार्टिकल, देन from the nucleus 2 protons and 2 neutrons are emitted। अगर 2 protons निकले तो एटॉमिक नंबर तो 2 डिक्रीज होगा, इसके साथ साथ इसमें भी 2 डिक्रीज होगा। 2 protons और 2 न्यूट्रॉन्स अगर डिक्रीज हुए तो और 2 नंबर डिक्रीज होंगे। मतलब ऐसे Ag2 न्यूक्लियस बोला तब उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकला तो जो बाकी बचेगा उसमें एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा और एटॉमिक मास नंबर 4 जितना डिक्रीज होगा। चलो उसके लिए एक जनरल फॉर्म बोल दे कि सपोज दिस वन इज आवर मेन न्यूक्लियस XZA, तो जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स गामा रेडिएशंस निकलते हैं उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। तो ये पेरेंट है। इट इज पेरेंट न्यूक्लियस। फिर अगर हम बोले कि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो अल्फा पार्टिकल मतलब याद रखो कि इट इज He24। तो अब जो भी ऐसे एलिमेंट कन्वर्ट होगा तो उसमें ऐसा बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर 2 जितना डिक्रीज होगा और एटॉमिक मास नंबर 4 जितना डिक्रीज होगा। क्योंकि जो भी हमें ऐसे रिएक्शन अगर सोचे तो रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए, और ऐसा कुछ तुम केमिस्ट्री में ऐसे बैलेंस भी करते हो तो यहाँ पर हमें बैलेंस करना पड़े। तो देखो इनिशियली पेरेंट न्यूक्लियस में कितना था Z, उसमें से यहाँ पर 2 निकला तो यहाँ पर Z-2 करे तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा Z। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, आइदर फॉर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर A है तो इट शुड बी A, देन इट इज 4 तो इट शुड बी A-4। तो अब जो भी न्यूक्लियस कन्वर्ट होकर बनता है उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। और ये जो है वो एमिटेड पार्टिकल। मतलब after emitting any type of radiations, either alpha and beta particles, the parent nucleus converted into daughter nucleus and one more emitted particle, मतलब जो भी पार्टिकल है वो एमिट होगा और उसके साथ साथ थोड़ी एनर्जी भी रिलीज होती है। Here we can say plus Q, with that some energy is also released। तो यहाँ पर पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस व्हेनेवर द अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, मतलब जो भी एमिटेड पार्टिकल्स है वो निकले, देन पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डॉटर न्यूक्लियस, तो जैसे कोई भी पेरेंट्स है उसको ऐसे लड़कियां बहुत प्यारी होती है ना, हमारी तरह लड़के तो चले कुछ भी कहाँ भी जाए कहाँ भी ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लड़कियां बहुत प्यारी होती है,
बस इसी से लिए। अब यहाँ कहीं पर भी सन न्यूक्लियस है ही नहीं, हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। द पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस, कभी सन न्यूक्लियस नहीं होगा, तो बुरा किसी को नहीं लगाना है। ओके, तो पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर एमिटिंग एनी टाइप ऑफ पार्टिकल, आइदर अल्फा और बीटा। तो अगर ऐसा याद रखो कि अल्फा पार्टिकल निकला तो जो भी पेरेंट न्यूक्लियस है उसमें से डॉटर बनेगा, तो एक डॉटर न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर लेस बाय 2, एटॉमिक मास नंबर लेस बाय 4। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज यूरेनियम 92-238 is the parent nucleus and alpha particle is emitted। तो अगर अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ देन यहां पर हो जाएगा 90, 2 जितना डिक्रीज होगा यहां पर हो जाएगा 234। तो जो एटॉमिक नंबर 90 है वो है थोरियम। तो ऐसा एलिमेंट तुम्हें याद रखने पड़ेगा। तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो कन्वर्ट हो गया थोरियम 90 234 में। तो अल्फा पार्टिकल निकला मतलब एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 4। ओके, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं वो लास्ट में हम एक बार और डिस्कशन भी करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा भी एनर्जी का और मास का जो रिलेशन है उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर अगर हम मास कैलकुलेट करें, मतलब the mass of daughter nucleus and mass of emitted particle, यहाँ पर mass of alpha particles, तो इन दोनों का मास अगर हम मेजर करें और एडिशन करें और इसका मतलब पेरेंट न्यूक्लियस का मास, तो ऑलरेडी इन केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी वी हैव स्टडीड कि बाइंडिंग एनर्जी में क्या हमने स्टडी किया कि द टोटल मास ऑफ द individual nuclei is sum of total mass of the individual nuclei is always greater than the mass of the nuclei, है ना। कि टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियाई क्या होगा, तो कि ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इन फ्री। मतलब जितने भी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है सभी का मास तुम ऐड करो तो वो जो न्यूक्लियस है उससे तो ऑलवेज ग्रेटर ही रहेगा। लेकिन वो जो हुआ वो बाइंडिंग एनर्जी के केस में, मतलब फॉर द न्यूक्लियाई आर विच आर स्टेबल, और स्टेबल इन द सेंस कि जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए क्या होगा, तो हम बोलेंगे टोटली ऑपोजिट, मतलब the mass of the parent nucleus is always greater than the mass of sum of their daughter nucleus and particle। इसका मतलब ये जो मास है, मास ऑफ x parent nucleus is always इन दोनों के मास से ग्रेटर होगा, और इसीलिए बोलेंगे कि पहले के कंपैरिजन में मास डिफेक्ट नेगेटिव आएगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी की तुम एज ए मास डिफेक्ट पॉजिटिव बोलो कि इस साइड का जो मास है वो इससे ग्रेटर होगा, तो मास डिफेक्ट पॉजिटिव। इस केस में बोलेंगे मास डिफेक्ट नेगेटिव, और मास डिफेक्ट नेगेटिव है और इसीलिए उसके अंदर से स्पॉन्टेनियस एनर्जी भी एमिट होती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जनरल फॉर्म में बोल दें देन डेल्टा एम द मास डिफेक्ट इज इक्वल टू the mass of x minus mass of y minus mass of alpha particle। और अगर उसकी एनर्जी करनी then mx minus my minus m alpha into c square कर देंगे, and this that much of energy, जिसको ये जो है उसको मैं अगर q वैल्यू q एनर्जी बोल दूं then that much of energy is emitted spontaneously, अपने आप में से ही वो एनर्जी निकालता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी मास डिफेक्ट है, तो अगर मास डिफेक्ट पॉजिटिव,
अगर मास डिफेक्ट मतलब तुम लाइटर पार्टिकल के लिए बोलो तो मास डिफेक्ट पॉजिटिव, और उससे रिलेटेड जो एनर्जी मिलती है बाइंडिंग एनर्जी, दैट मच ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू सेपरेट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर। इन केस ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर मास डिफेक्ट नेगेटिव बोलो तो उसकी जो भी एनर्जी आएगी दैट मच ऑफ एनर्जी इज एमिटेड बाय इट्स ओन, और इसीलिए उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं कि जो भी रेडिएशन है वो अपने आप ही निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो हम बोलते हैं एनर्जी को तुम यहाँ पर चलो Q ही बोल दो, क्योंकि आगे हमें इसको Q से ही डिनोट करना है। देन Q वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे मिलेगी, तो ये और ये करके। अब कभी भी वैसे मास डिफेक्ट हमें नेगेटिव लेनी नहीं है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के कैसे तुम कंपेयर करो तो यहाँ पर हम नेगेटिव बोलते हैं, बाकी तो हायर माइनस लोअर ही करेंगे हम, और उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। देन that much of energy is emitted from the parent nucleus by its own, मतलब जब भी यूरेनियम, थोरियम और अल्फा पार्टिकल में डिवाइड होगा, मींस यूरेनियम कन्वर्टेड इनटू द थोरियम, देन सम एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहाँ पर जो Q वैल्यू है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ये जो Q वैल्यू बोलेंगे ग्रेटर देन 0, बाइंडिंग एनर्जी के केस में बोलेंगे इट इज नेगेटिव, वहां पर नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे Q वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, एंड दैट्स व्हाई अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो केमिस्ट्री के हिसाब से बोल सकते हैं इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो ये हुआ हमारा अल्फा डीके। फिर से इन केस ऑफ अल्फा डीके, अल्फा कहीं पर भी ऐसे एमिट हुआ तो उसमें से 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब 2 प्रोटॉन्स रिलीज हुए मतलब एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगा, और अगर न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए N2 + 2 4, एटॉमिक मास नंबर 4 जितना डिक्रीज हुआ। दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द एग्जांपल, और इस हिसाब से तुम उसका डिस्कशन कर सकते हो। ओके, चलो एक और अब हमें डिस्कशन करना है बीटा डीके। बीटा डीके मतलब हम बोलेंगे बीटा पार्टिकल्स। तो ये जो भी बीटा डीके है, बीटा पार्टिकल्स आर 2 टाइप्स, हम बोलेंगे बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। थोड़ा बहुत आगे हमने डिस्कशन कर रखा है। फिर से बीटा नेगेटिव मतलब हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, और बीटा पॉजिटिव मतलब हम बोलेंगे पॉजिट्रॉन। तो जैसे अल्फा पार्टिकल को हमने डिनोट किया एज ए हीलियम न्यूक्लियस He24, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को डिनोट करना है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन -10 एंड पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन +10। इसका मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में चेंज होगा, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर। और इसकी जो भी ऐसे डिटेल स्टडी है वो ऐसा भी बोलती है कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक और एमिट पार्टिकल एमिट होता है, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो, और पॉजिट्रॉन के साथ एक और पार्टिकल एमिट होता है दैट इज न्यूट्रिनो। तो पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो, इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो, मतलब इसको बोलेंगे हम एज ए न्यू पास, तो इसका नाम देंगे हम न्यूट्रिनो, and this is anti-neutrino। और ये जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है बोथ आर चार्जलेस, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आर चार्जलेस। ओके, अब यहाँ पर अगर बीटा डीके से रिलेटेड अगर हम जनरल इक्वेशन सोचे, देन द पेरेंट न्यूक्लियस XZA, उसमें से अगर हम बोलेंगे बीटा पार्टिकल, सपोज बीटा नेगेटिव निकला, तो यहाँ पर बोलेंगे बीटा नेगेटिव,
ओके, बीटा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर होगा माइनस, तब जो भी ऐसे एलिमेंट कन्वर्ट होगा उसमें एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा और नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर, एंड विद दैट वन मोर पार्टिकल इज एमिटेड, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। ओके, अब ये क्यों, ये कैसे हुआ कि Z में से Z+1 हुआ। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कोई भी एक ऐसा फास्फोरस P, तो क्या है उसका एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास नंबर 32। अगर उसमें से बीटा पार्टिकल निकला मतलब -10 विथ दैट एंटी न्यूट्रिनो। अब याद रखो, देखो नेगेटिव के साथ नेगेटिव, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हें कि कौन किसके साथ कौन एमिट होगा, तो बीटा नेगेटिव माइनस लिखो, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख देना और बाहर करो तो एंटी न्यूट्रिनो, सिंपल है, याद रखना। अब यहाँ पर देखो -1, हमने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम होना चाहिए। ये 92, इन दोनों का एडिशन भी 92, तो है ही देखो ये 90 और अल्फा मतलब नीचे 2 है तो 92, ऊपर 238 तो 234 +4 इट इज 238, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर -1 तो क्या होना चाहिए, इसमें ऐड मतलब सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा 1632, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर। तो देखो ये 15 है तो इसका एडिशन भी 15 होगा। ओके, आ गया समझ में। तो व्हेनेवर फ्रॉम एनी पेरेंट न्यूक्लियस, देखो अब ये पेरेंट न्यूक्लियस, फ्रॉम एनी पेरेंट न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, देन for the total nucleus atomic number increase by 1, जितने भी बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे ऐसे उतने ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर। चलो ऐसा ही अगर पॉजिट्रॉन निकला, तो अगर पॉजिट्रॉन से रिलेटेड सोचो XZA और प्लस मतलब उसके साथ न्यूट्रिनो एमिट हुआ, ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही एमिट होते हैं। अब तो जैसे कोई भी बीटा प्लस निकला तो क्या हो जाएगा, उसमें जो भी डॉटर न्यूक्लियस है उसमें एटॉमिक नंबर 1 जितना डिक्रीज होगा, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर। मतलब इसमें एक एग्जांपल है सोडियम का, तो सोडियम है 1122, अगर उसमें से बीटा पॉजिटिव निकला विथ न्यूट्रिनो, तो देखो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, और 10 मतलब क्या है, नियॉन 1022, तो देखो यहाँ पर 11 है तो 10 + 1 11 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बीटा पार्टिकल नेगेटिव है तो 15 है तो 16 - 1 15 भी हो जाएगा, और ऊपर तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। इसका मतलब कोई भी ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो बीटा मोस्ट प्रोबेबली 90% केस के अंदर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब 90% केस में इलेक्ट्रॉन निकलता है, ओनली 10% केस में पॉजिट्रॉन बीटा प्लस होगा। तो अगर तुम्हें जनरल कुछ भी बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि फ्रॉम एनी न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, तो तुम्हें बीटा नेगेटिव ही लेना है, और मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा इंडिकेशन करते ही कि बीटा नेगेटिव है कि प्लस है, तो बस यहाँ पर नेगेटिव है तो एटॉमिक नंबर +1 होगा, और अगर प्लस है तो एटॉमिक नंबर -1 होगा। ऐसे भी तुम शॉर्टकट में याद कर सकते हो। अब ये जो हमने बोला कि विद बीटा पार्टिकल मतलब पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो इज एमिटेड, एंड विद इलेक्ट्रॉन बीटा नेगेटिव एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड, तो उसकी जो भी रिलेटिव स्टडी हुई है तो पहले सिर्फ बीटा पार्टिकल ही सोचा, तो बीटा पार्टिकल सोचा और उन लोगों ने ऐसे सभी लॉज ऐसे फॉलो करने के लिए चेक किया। देन
बीटा एमिशन है उससे रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फॉलो हुआ, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो नहीं हुआ। उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं है। देखो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा कि व्हाई विथ इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड एंड विथ पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो इज एमिटेड। तो फिर ऐसा भी प्रूफ हुआ कि whatever the beta particles are emitted, they are not emitted with the same energy. सभी बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी भी सेम नहीं है। तब सोचा कि with beta particle one more particle should be emitted, और फिर उसको नाम दे दिया एज ए न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, दैट इज चार्जलेस। ओके, वो चार्जलेस। और फिर जाके दोनों से प्रूफ हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बाकी तो तुम्हें ऐसा ही याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, और अगर पॉजिट्रॉन एमिट हुआ तो एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये जो भी एमिशन है उसके रिलेटेड ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं। चलो अब लास्ट है हमारा गामा डीके। तो हम गामा रेडिएशन बोल सकते हैं। इट इज हाई एनर्जेटिक फोटोन। तो जैसे हमने एटम्स चैप्टर पढ़ लिया, एटम्स में बहुत सारे हमने एनर्जी लेवल सोचे, और उसमें इलेक्ट्रॉन कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, इट एमिट्स द रेडिएशन इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी। जहां से और जहां पर वो ट्रांजिस्ट हुआ उन दोनों की जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होती है। तो एटम पॉसेस energy levels like this. Nucleus also possess energy level. Nucleus भी energy level possess करते हैं, बस difference इतना है कि in atom the energy level in terms of electron volt या फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते सभी एनर्जी लेवल्स, उसमें जैसे बोल दिया 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए। तो इन एटम एनर्जी लेवल्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इन न्यूक्लियस, इन केस ऑफ न्यूक्लियस एनर्जी लेवल्स इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना डिफरेंस है। अब वैसे तो कोई भी ऐसा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उसमें से अल्फा, बीटा और गामा सभी साइमल्टेनियसली एमिट होता है। ऐसा नहीं कि पहले सभी अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, फिर ऐसे बीटा पार्टिकल्स निकल गए और फिर गामा निकलेगा, ऐसा नहीं। हम स्टडी 1 by 1 करते हैं। अगर अल्फा निकला तो क्या होगा, बीटा निकला तो क्या होगा, वो तो स्टडी तो 1 by 1 ही होती है। अब तो हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा गामा सभी एक साथ, लेकिन उसमें से अल्फा और बीटा दोनों एमिट हो गए। उसके बाद न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। हमने बोला कि उसके एनर्जी लेवल्स इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आफ्टर एमिशन ऑफ वॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स, न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट बाय इमिटिंग चार्जलेस फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट कम बैक to its ground state. मतलब after emitting gamma radiation, the nucleus come back to the ground state, stable होगा, unstable to stable। तो gamma radiation से क्या होगा, nucleus unstable में से stable कंडीशन में रहेगा, और वो ऐसे फोटोन है, चार्जलेस है, इसीलिए जो भी न्यूक्लियस में से गामा रेडिएशंस निकला, तो इन केस ऑफ गामा रेडिएशंस नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर, ओनली द चेंज इन स्टेबिलिटी फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल हो जाएगा।
तो टू गेन स्टेबिलिटी द गेमा रेडिएशन इज एमिटेड। अगर न्यूक्लियस को हमें कन्वर्ट करना है तो ऐसे अल्फा पार्टिकल एमिट हो सकता है, बीटा पार्टिकल्स एमिट हो सकता है, ओके। लेकिन अगर हमें उसकी स्टेबिलिटी चाहिए तो फॉर द केस ऑफ स्टेबिलिटी गेमा रेडिएशन इज एमिटेड, क्योंकि गेमा रेडिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज चार्जलेस, कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन एमिट नहीं होते, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर, only the change in stability, it's come to the stable state from unstable, excited state to the ground state हो जाए, ओके। तो अगर उसका हम एग्जांपल ले ले, सपोज कोबाल्ट, तो जो कोबाल्ट हम बोले 2760, चलो, और उसमें से सपोज एक बीटा पार्टिकल निकल गया, तो याद करो बीटा पार्टिकल बीटा नेगेटिव, इसका मतलब उसके एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज हो जाएगा, तो एक इंक्रीज हुआ मतलब 28, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर, तो 28 वाला कौन सा है, निकल 2860। लेकिन जब भी बीटा पार्टिकल एमिट हुआ या कोई भी अल्फा एमिट होगा या बीटा एमिट होगा, इट इज इन एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में उसको स्टार से दिखाते हैं ऐसे, ये जो साइन है it is the sign of nucleus, निकल न्यूक्लियस is in excited state। तब वो क्या करेगा, तो by emitting gamma radiations come back to the ground state। तो बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे भी हैं कि वो स्टेप ट्रांजिशन करेंगे, स्टेप ट्रांजिशन मतलब मोर देन वन ट्रांजिशन करेंगे, तो ये 2 बार ट्रांजिस्ट होगा, मतलब एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट में आएगा और उसमें से एनर्जी वो निकालेगा 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें से रेडिएशन एमिट होगा, उसकी एनर्जी है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वन मोर टाइम इट्स एमिट द रेडिएशन इक्वल टू 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कम टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब अब ये जो रेडिएशन, इसको हम गेमा रेडिएशन बोलेंगे, तो गेमा रेडिएशन एमिट होगा तो किसी में चेंज नहीं आएगा, मतलब ये क्या होगा, तो निकल ही होगा 2860, तो यहां पर ये जो बनेगा वो निकल 2860 होगा, बट फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट, ओके। तो बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो उसमें चेंज आएगा, लेकिन गेमा रेडिएशन तो वो स्टेप ट्रांजिशन करके ऐसे गेमा रेडिएशन मोर देन वन गेमा रेडिएशंस भी एमिट होते हैं, एंड आफ्टर एमिटिंग द गेमा रेडिएशंस कम टू द ग्राउंड स्टेट, स्टेबल स्टेट, फिर इसमें से रेडिएशंस नहीं निकलेगा, ओके। तो ये केस हुआ हमारा गेमा डीके। तो अल्फा के लिए फिर से याद करो कि देयर इज ए चेंज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, दोनों में एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हुआ, एटॉमिक मास नंबर 4 डिक्रीज होगा। बीटा में बीटा नेगेटिव हुआ तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, बीटा पॉजिटिव हुआ एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा 1 जितना, और नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर। गेमा हुआ तो किसी में चेंज नहीं आएगा, बस अनस्टेबल टू स्टेबल स्टेट होगा। तो चलो उसके लिए अब एक जनरल इक्वेशन में बोलूं, जनरल इक्वेशन मतलब ऐसे जो है वो एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं कि चलो कोई भी न्यूक्लियस है XZA, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो Y बना, वो क्या होगा, फिर ऐसे बीटा नेगेटिव निकला तो Y1 बना, उसका ऐसे Z और A क्या होगा, ऊपर नीचे, फिर और एक बीटा नेगेटिव निकला तो Y2 बनेगा। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन X एंड Y2, ऐसा पूछेंगे कि सपोज फॉर द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इन द गिवन प्रोसेस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन X एंड Y2। तो अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल निकला, इसका मतलब यहाँ पर ये Z-2 होगा और ये A-4 होगा, ओके। फिर बीटा नेगेटिव होगा तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, एक
ऐड होगा मतलब क्या होगा, z-1 और a-4। ओके, वापस बीटा नेगेटिव निकला तो यहां पर वापस ये ऐड हो जाएगा तो z और इट इज a-4। समझ में आया? फिर से अल्फा पार्टिकल, देखो ऐसे देखे तो तुम्हें सिंबल याद रखना है कि अल्फा मतलब He24, तो 2 डिक्रीज होगा, 4 यहाँ पे डिक्रीज होगा। बीटा नेगेटिव, तो बीटा नेगेटिव के लिए हमने अभी बोला बीटा नेगेटिव है तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज होगा, तो z-2 है +1 करोगे तो z-1, नो चेंज इन एटॉमिक मास। वापस बीटा नेगेटिव होगा तो एक और ऐड होगा तो z-1 + 1 z और नो चेंज। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y2? तो बोलेंगे z सेम है, एटॉमिक मास नंबर सेम नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम आइसोटॉप्स। तो दिस इज द पेयर ऑफ आइसोटॉप। ओके, ये आइसोटॉप हो गए दोनों। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट भी तुम्हें दे सकते हैं। ओके, चलो इन दोनों के बीच का रिलेशन भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड y1? देन देयर इज अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर सेम है, तो वो आइसोबार्स हो, तो ये तीनों आइसोबार होंगे, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर कई बार ऐसे भी पूछेंगे कि तुम्हें ऐसे रिएक्शन देकर पूछेंगे कि हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स एंड हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड, तो तुम नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हुआ केस हमारा अल्फा, बीटा एंड गामा डीके।